हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर। तो जैसा कि आपको पता है कि साइंस हम लोग पढ़ रहे थे और साइंस में हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था। फिर सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था पहले मुर्गिया एक अंडा यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें हमने केमिकल इवोल्यूशन देखा था जेबीएस हिल्डेन साहब का। उसके बाद हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा था आपका सेल एंड देयर पार्ट्स, उसको भी हमने कंप्लीट किया था। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक चीज़ों के बारे में बात करते हुए यहाँ पर आपको ये कंप्लीट कराएंगे। तो आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे कहते हैं पाचन तंत्र, है ना। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, तो पहला ही दिमाग में सवाल आना चाहिए ना आपके, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या। जैसे हम खाना खाते हैं वो पच गया, क्या यही पाचन तंत्र है, क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम है? नहीं। तो देखिए हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं, जो भी पदार्थ या फिर जो भी फूड हम खाते हैं, उसमें 5 पोषक तत्व होते हैं। जितने भी फूड हम खाते हैं उसमें क्या होते हैं, 5 पोषक तत्व होते हैं, 5 न्यूट्रिशंस होते हैं, है ना। अब 5 न्यूट्रिशंस या पोषक तत्व क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, है ना। 5 पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट, फैट को बोलते हैं वसा, एक होता है प्रोटीन, प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं, एक होता है विटामिन्स और एक क्या होता है मिनरल्स। एक क्या होता है मिनरल्स होता है, मिनरल्स को हिंदी में बोलते हैं खनिज। यानी कि हम लोग जितने भी भोजन करते हैं या फिर हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसमें 5 पोषक तत्व होते हैं, यानी 5 न्यूट्रिशंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। सारी बात समझ में। अब देखिए इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है, ये क्या होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स यानी इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जटिल पदार्थ। ठीक, तो हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है सिंपल। यानी एक होता है जटिल पदार्थ और दूसरा क्या होता है सरल पदार्थ, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या है, तो यही हम समझते हैं कि पाचन तंत्र या पाचन क्रिया होता है क्या है, तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड इज डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी क्या होता है, अगर इसको यहाँ पर लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन इसका कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया सर कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको याद, जटिल पदार्थ क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है ना। तो हम देख लेते हैं कि जटिल पदार्थ जो है वो किन किन पदार्थों में टूटता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फूड, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल पदार्थ। ठीक, और अगर हम बात करें इधर तो ये होता है सिंपलर फूड, सिंपलर फूड यानी इसका मतलब क्या होगा, इसको बोलते हैं सरल पदार्थ। अब देखिए यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है और सिंपल फूड क्या होता है। जैसे अगर हम बात कर लें आपसे कि हम लोग जो चीनी भी नहीं खाते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक, तो ग्लूकोज। ठीक, अगर हम बात करें जो फल होता है, फल में मीठापन किसके कारण होता है, यानी कि फलों में जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है, तो फलों का मीठापन होता है फ्रक्टोज के कारण। किसके कारण, फ्रक्टोज के कारण। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या चेंज, क्या डिफरेंस होती हैं, यानी इसमें क्या अंतर होता है। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं उनमें संरचना में अंतर होता है, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, समान होती हैं। ग्लूकोज भी क्या करता है, मीठापन देता है, और जो फ्रक्टोज होता है वो भी मीठापन देता है ना, लेकिन फ्रक्टोज किस में मीठापन देता है, फलों में। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स फूड में पहला आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट आपका कॉम्प्लेक्स फूड है, तो सिंपल फूड किस में टूट जाता है, तो ये टूट जाता है ग्लूकोज में। यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और यही सेम फॉर्मूला किसका होता है, यही सेम फॉर्मूला होता है फ्रक्टोज का भी। यही सेम फॉर्मूला किसका होता है, यही सेम फॉर्मूला होता है फ्रक्टोज का भी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। तो ग्लूकोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है। और फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, तो जो फलों का मीठापन होता है वो किसके कारण होता है,
वो फ्रक्टोज के कारण होता है। ऐसे जो हमने सेल में पढ़ा था, तो सेल में मैंने आपको बताया था कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, पीला किसके कारण होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो इसके बाद वो देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हम बात कर लें दूसरा, तो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका प्रोटीन। दूसरा जटिल पदार्थ क्या है, दूसरा जटिल पदार्थ है आपका प्रोटीन। और प्रोटीन किस में टूट जाता है, तो ये टूट जाता है अमीनो एसिड में। ये किस में टूट जाता है, तो ये टूट जाता है अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में टूट जाता है। प्रोटीन किस में टूट जाता है, अमीनो अम्ल में टूट जाता है। और तीसरा जो होता है आपका, ये होता है फैट। फैट यानी कि होता है वसा। और ये किस में टूट जाता है, तो ये टूट जाता है फैटी एसिड में। ये किस में टूट जाता है, ये टूट जाता है फैटी एसिड, जिसे क्या बोलते हैं, वसा अम्ल बोलते हैं, या यही टूट जाता है ग्लिसरॉल में। यही किस में टूट जाता है, ग्लिसरॉल में टूट जाता है। तो पहला अगर मैं बात करूं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन क्रिया कहलाता है। कॉम्प्लेक्स फूड की अगर बात करें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। प्रोटीन किस में टूट जाता है, तो अमीनो एसिड में टूट जाता है। और फैट की बात करें तो ये किस में टूट जाता है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। होप कि आपको समझ में आया होगा। और हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, उसमें कितने न्यूट्रिशंस हैं, 5 पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ठीक, अभी जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन का यानी कि पोषण का, वो एक बड़ा सा टॉपिक ही है। तो उसमें हम आपको विटामिन के बारे में पढ़ाएंगे, कितने विटामिन होते हैं। फिर मिनरल्स के बारे में पढ़ाएंगे यानी कितने खनिज लवण होते हैं। फिर हम देखेंगे आपके कितने प्रोटीन्स होते हैं। फिर देखेंगे कितने आपके क्या होते हैं क्या बचा, फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नोट्स आप लोग बना लें अगर नहीं बनाया तो। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हैंड रिटन नोट्स सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो यहाँ आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी। ठीक, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, इरेज करके आगे बताते हैं। तो अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है, जितने मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें पाचन क्रिया होता कैसे। तो मैं आपको बता दूं उसके लिए क्या ज़रूरत होता है, एक एंजाइम होता है। क्या ज़रूरत होता है उसके लिए, एक एंजाइम होता है। और एंजाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो एंजाइम को बोलते हैं किण्वक। एंजाइम को क्या बोलते हैं, एंजाइम को बोलते हैं किण्वक। तो क्या होता है वो एंजाइम, तो इसके बारे में अगर हम जान लें तो मैं आपको बता दूं कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम होते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस। और ये क्या करता है, विच हेल्प इन डाइजेशन। यानी आप इतना जान लें कि डाइजेशन जो होता है यानी कि जो पाचन क्रिया होता है वो बिना एंजाइम के नहीं हो सकता। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये हम आगे की चीज़ों अभी जब इसके बाद कराएंगे तो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो लेक्चर के अंदर पता चलेंगी कि जो एंजाइम होता है क्या होता है। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प इन डाइजेशन। यानी क्या है, यह एक रासायनिक तत्व है, यह एक रासायनिक तत्व है जो क्या करता है, जो पाचन क्रिया में मदद करता है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते चलिए, कंफ्यूज मत होइएगा ना। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश से लिखे और जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में मदद करता है। ठीक, तो क्या होता है ये, तो मैं आपको बता दूं कि एंजाइम जो होते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प इन डाइजेशन। यानी यह एक रासायनिक तत्व है जो पाचन क्रिया में क्या करता है, मदद करता है। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एक साल की, बताइए जो हमारा एंजाइम होता है वो किस चीज़ का बना होता है। जो हमारा एंजाइम होता है वह किस चीज़ का बना होता है, तो लिख लीजिएगा, एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। यानी एंजाइम किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन में क्या था कि बताइए कि एंजाइम किसका बना हुआ होता है, तो एंजाइम किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है ना। लेकिन एक चीज़ जान जाइएगा, सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सारे एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक, होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया। तो ये तो था आपका एंजाइम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज, समझ में आपको आया होगा। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम ग्लैंड्स की बात करेंगे कि हमारे शरीर में कितनी ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो ग्रंथि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है ना। तो अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देयर आर 5 ग्लैंड्स। कितनी ग्रंथियाँ होती हैं, तो 5 ग्रंथियाँ होती हैं।
5 ग्लैंड्स को बोलते हैं ग्रंथियाँ। यानी कि क्या होती हैं, 5 ग्रंथियाँ होती हैं जो किस में मदद करती हैं, हमारे डाइजेशन में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो अगर हम पहले ग्लैंड की बात कर लें तो हमारा जो पहला ग्लैंड होता है ये आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये आपका स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ यानी कि मुख से। ठीक, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कि माउथ जो है ये तो हमारा ऑर्गन हो गया। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप ये जान जाइए कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझ में आ गया। वो फार्मूला क्या होता है कि एक ऑर्गन होगा, ठीक, यानी एक अंग होगा, उसमें ग्लैंड यानी कि ग्रंथि होगी, वह ग्रंथि एक रस स्रावित करेगी यानी कि जूस, और उस रस में क्या होगा, एक एंजाइम होगा यानी किण्वक होगा, और वो एंजाइम क्या करेगा, तो वो एंजाइम क्या करता है, डाइजेशन करता है यानी कि पाचन करता है। ठीक, तो ये क्या है, मुख एक आपका ऑर्गन है यानी कि अंग है, और इसमें कौन सी ग्रंथि होती है, तो मुख में आपकी होती है कौन सी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, या इसी को क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि कौन सी ग्रंथि होती है, तो ये आपकी होती है लार ग्रंथि। क्या होती है, लार ग्रंथि। अब मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो लार ग्रंथि होता है ये कितने प्रकार का होता है, अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जो लार ग्रंथि होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये तो हम जान लिए कि एक माउथ हमारा ऑर्गन है और इसमें क्या होता है, ग्लैंड होता है, जिसे बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। अब बताइए कि जो सैलिवरी ग्लैंड होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो सैलिवरी ग्लैंड होता है सर 3 प्रकार का। सैलिवरी ग्लैंड कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है जिसका नाम है पैरोटिड, एक क्या है, पैरोटिड, और पैरोटिड को हिंदी में बोलते हैं कर्णमूल। अब ये मत समझिएगा कानों में होता है, क्योंकि कानों में कौन सा आपका लार बनेगा, है ना। दूसरा होता है सबलिंगुअल, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सबलिंगुअल, जिसे बोलते हैं अधोजिह्वा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अधोजिह्वा। और तीसरा होता है जिसे बोलते हैं सब मैंडेबुलर, सब मैंडेबुलर, ठीक। और सब मैंडेबुलर को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अधोहनु, इसे क्या बोलते हैं, अधोहनु बोलते हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये बताइए कि सैलिवरी ग्लैंड कितने टाइप का होता है, या फिर हमारा जो लार ग्रंथि वो कितने प्रकार का होता है। क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए, पूछ देगा कि ये बताइए कि सर्वाधिक लार किस जगह पर बनता है। अब ध्यान से देखिए क्या हो गया, सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, कर्णमूल, अधोजिह्वा, अधोहनु। अब पूछ लेगा कि बताइए सर्वाधिक लार कहाँ पर बनता है, तो सर्वाधिक लार बनता है अधोहनु में, और कितना बनता है, तो 55 से 60% लार यहाँ पर बनता है। कितना बनता है, 55 से 60% लार वहाँ बनता है। और सबसे कम कहाँ पर बनता है, तो सबसे कम बनता है पैरोटिड में, और ये कितना बनता है सर, ये बनता है 5%। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछे कि बताए सर्वाधिक लार कहाँ पर बनता है, तो सब मैंडिबुलर यानी अधोहनु में बनता है, कितना बनता है, 55 से 60%। सबसे कम वहाँ कहाँ बनता है, कर्णमूल यानी कि 5%। अब देखिए क्या होता है, अक्सर कहा जाता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो या तो सबसे बड़े वाले बच्चे को प्यार करते हैं या सबसे छोटे वाले बच्चे को प्यार करते हैं, बीच वाले को तो कोई प्यार ही नहीं करता ना, गलत सोच है ना। यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि या तो सबसे ज़्यादा पूछता है या फिर सबसे कम पूछता है। अब इसकी बात कर लें कि कर्णमूल होता कहाँ पर है, तो हमारा जो चीक्स का इनर वाला पार्ट होता है वो आपका पैरोटिड यानी कर्णमूल होता है। अधोजिह्वा की बात करें तो जीभ पर होता है। अधोहनु क्या होता है, सब मैंडिबुलर क्या होता है, तो हमारा ये वाला जो पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, इसे सब मैंडिबुलर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, इसे मैंडिबुल बोलते हैं। आ रही बात समझ में, इसीलिए क्या होता है, मैंडिबुलर नहीं सब मैंडिबुलर इस वाले इनर पार्ट को बोलते हैं, ठीक। तो पैरोटिड क्या हो गया 5%, सब लिंगुअल, और सब मैंडिबुलर में कितना होता है 55 to 60। मान लीजिए इसमें 60% हो गया, इसमें 5% हो गया, तो सब लिंगुअल में कितना पाया जाएगा 35%। तो सर्वाधिक लार कहाँ पर बनता है, तो अधोहनु में बनता है। होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। अब एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कि ये बताइए कि जो एडल्ट होते हैं यानी कि जो क्या होते हैं, वयस्क होते हैं, प्रतिदिन कितना लीटर लार बनता है, और जो चाइल्ड यानी कि बच्चे होते हैं इनमें प्रतिदिन कितना लीटर लार बनता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि बताइए कि जो एडल्ट्स होते हैं और जो चाइल्ड होते हैं इसमें प्रतिदिन कितना लीटर लार बनता है। तो अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में प्रतिदिन 0.5 लीटर से लेकर के कितने लीटर तक, 1.5 लीटर तक लार बनता है। कहाँ तक, यानी कि 0.5 से लेके 1.5 लीटर पर डे लार बनता है। और अगर हम बात कर लें बच्चों में, तो बच्चों में 1.5 से लेकर के 2.5 लीटर पर डे लार बनता है ना। तो बच्चों में लार कितना बनता है, 1.5 से 2.5 लीटर पर डे। एडल्ट्स में कितना बनता है, 0.5 से लेकर के 1.5 लीटर पर डे तक। ये भी एक फैक्ट था जो कि आपको जानना जरूरी है। तो अभी तक हमने क्या देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा, 5 न्यूट्रिशंस होते हैं उसके बारे में देखा, फिर एंजाइम होता है उसके बारे में देखा,
एंजाइम क्या होता है भैया कि केमिकल सब्सटेंस है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। फिर हम 5 ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। 5 ग्रंथियों में सबसे पहला क्या पढ़ा, मुख पढ़ा। मुख में कौन सी ग्रंथि होती है, सैलिवरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर यानी कर्णमूल, अधोजीवा, अधोअनु। फिर हमने देखा कि एडल्ट में लार प्रतिदिन कितना बनता है और बच्चों में कितना बनता है। ठीक, तो ये तो था पहला ऑर्गन और पहला ग्लैंड। चलिए इसको एरेज करते हैं और आपको बाकी 4 ग्लैंड्स के बारे में बता देते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि 5 ग्लैंड्स में पहला ग्लैंड तो हमने पढ़ लिया था, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे ग्लैंड की। तो अगर हम दूसरे ग्लैंड की बात करें तो भोजन मुख के बाद कहाँ जाता है सर, ये जाता है हमारे स्टमक में यानी कि पेट। और बायोलॉजी में पेट को क्या कहते हैं, बायोलॉजी में पेट को आमाशय कहते हैं। सारी बात समझ में। आमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है, तो आप सबको पता है, नहीं पता है तो जान जाइए, इसमें होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसमें कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जठर ग्रंथि। इसी को बोलते हैं जठर ग्रंथि। ठीक, तो हमारा जो पेट है ये एक ऑर्गन है और पेट में क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, यानी कि जठर ग्रंथि पाया जाता है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं नहीं बताया, मान लीजिए कि मैंने आपको बता दिया कि हमारी लार के बारे में सारी चीज़ें बताई हमने, तो अब एक क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लेता है कि ये बताइए कि लार का पीएच कितना होता है, लार का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो लार का पीएच होता है आपका 6.7। लार का पीएच क्या होता है, 6.7 होता है। तो ये चीज़ भी याद कर लीजिएगा ना, पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 6.7 है ना। तो लार का पीएच कितना होता है, 6.7 होता है। ये एक फैक्ट है, याद कर लीजिए। स्टमक की बात करें यानी कि आमाशय की बात करें तो कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि पाया जाता है। अब अगर हम तीसरे ग्लैंड की बात करें सर, तो वो कौन सा है, तो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं छोटी आंत। क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, तो सर्वाधिक पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन क्यों होता है, यहीं पर जान लीजिए। आगे फिर बताऊंगा कि जो छोटी आंत होती है उसमें 3 प्रकार के ग्रंथियां होती हैं और उनका क्या होता है, रस आकर के किसमें मिलता है, छोटी आंत में मिलता है, इसीलिए सर्वाधिक पाचन होता है। छोटी आंत में क्या क्या मिलता है, तो छोटी आंत में आकर के मिलता है पैनक्रियाज यानी कि पैनक्रियाज का यानी अग्नाशय का रस। और क्या मिलता है यहाँ पर आकर के मिलता है लीवर यानी कि लीवर का जूस। और लीवर में कौन सी कौन सा रस होता है, तो वो आपको होता है पित्त रस यानी कि बाइल जूस। तो अगर हम बात कर लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का, इसमें कौन सी ग्रंथि होती है, तो इसमें होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, यानी इसी को हम बोलते हैं आंत ग्रंथि। तो आंत में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, आंत में आंत ग्रंथि पाई जाती है यानी कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती है। अब अगर हम चौथे की बात कर लें, क्योंकि मैंने क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन मिलता है, आकर के मिलता है पैनक्रियाज। ठीक, पैनक्रियाज मिलता है। तो पैनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज को बोलते हैं अग्न्याशय। पैनक्रियाज को बोलते हैं अग्न्याशय। और पैनक्रियाज में कौन सा ग्लैंड होता है, तो इसमें होता है पैनक्रियाटिक ग्लैंड। इसमें होता है पैनक्रियाटिक ग्लैंड, यानी इसी को हम बोलते हैं क्या, अग्न्याशयी ग्रंथि। अग्न्याशयी ग्रंथि बोलते हैं इसको। ठीक, और इसके बारे में एक फैक्ट और जान लीजिए। अगर हम पैनक्रियाटिक ग्लैंड या अग्न्याशयी ग्रंथि की बात करें तो इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो हमारा अग्न्याशय होता है यानी कि अग्न्याशयी ग्लैंड होती है यानी कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है, ये क्या होता है, तो ये हमारे शरीर का सबसे लंबी ग्रंथि होती है। सबसे लंबी ग्रंथि होती है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी तो वो कौन सा होगा, तो वो आपका होता है पैनक्रियाटिक ग्लैंड। यारी बात समझ में, यानी कि सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो आपकी होती है अग्न्याशयी ग्रंथि जिसे बोलते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड। अब अगर हम बात कर लें लास्ट यानी कि 5वें ग्लैंड की, तो ये कौन सा होता है, तो ये आपका होता है लीवर। लीवर यानी कि हम बात कर लें होता है यकृत। ठीक, और यकृत में कौन सी ग्लैंड होती है, क्वेश्चन बार बार पूछा है कि बताइए जो लीवर होता है इसमें कौन सी ग्रंथि होती है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार बड़ा जिगर वाला बंदा है, तो जिगर किसको बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं, यानी यकृत को ही क्या बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताइए कि जो पित्त रस होता है
वो कहाँ बनता है, और ऑप्शन में क्या था, लीवर दिया ही नहीं था, वहाँ पर क्या दिया था, जिगर दिया हुआ था। तो याद रखिए कि लीवर को यकृत और जिगर बोलते हैं। तो अगर आपको कोई बोले बड़ा जिगर वाला है यार, इसका मतलब समझ जाओ कि बहुत ज़्यादा खाते हैं आप, ये बोल रहे हैं ना। तो लीवर की बात करें, यकृत की बात करें, तो इसमें कौन सा ग्लैंड होता है, तो इसमें होता है बाइल ग्लैंड, इसमें होता है बाइल ग्लैंड। और बाइल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पित्त ग्रंथि, इसे हम बोलते हैं पित्त ग्रंथि। अब अगर हम लीवर के बारे में कुछ और जान लें, ठीक, तो लीवर क्या होता है सर, तो जो लीवर होता है ये हमारे शरीर का सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन होता है, बिजिएस्ट ऑर्गन यानी कि सबसे व्यस्त अंग। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग लीवर होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए कि लीवर जो होता है वह कितने किलो का होता है, लीवर का वजन कितने किलो होता है, या लीवर कितने किलो का होता है। आपको पता है आपका लीवर कितने किलो का है, नहीं, तो चलिए बताते हैं। तो आपका जो लीवर है ये 1.5 kg का है, यानी कितने किलो का है, 1.5 किलो का है, या इसी को बोलते हैं 1500 ग्राम, यानी कितने ग्राम का है, 1500 ग्राम, या फिर 1.5 kg का है। और अगर इसके बारे में बात कर लिया जाए तो ये जो है आपका ये 3.5 lbs या पाउंड, एलबीएस या पाउंड में इसको अगर काउंट किया जाए तो वो कितना होता है, 3.5 होता है। ठीक, अब लीवर के बारे में एक चीज़ और जान जाइए कि लीवर जो होता है ये हमारे शरीर का लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड होता है, यानी हमारे शरीर का सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि। क्या है, सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि जो होती है वो आपकी लीवर होती है। यकृत के बारे में क्या क्या पढ़ा कि यह लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड यानी कि सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि होती है। बिजिएस्ट ऑर्गन यानी कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। कितने किलो का होता है, तो 1.5 kg या 1500 ग्राम, इसी को 3.5 lbs या पाउंड बोलते हैं, है ना। अब मान लीजिए ये हो गया लॉन्गेस्ट ग्लैंड। एंड लॉन्गेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है, जिसे बोलते हैं अग्नाशयी ग्रंथि। लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ यूज हुआ इंटरनल ग्लैंड, तो ये बताइए कि हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी तो बनता है कि ये बताइए कि हमारा जो शरीर है इसमें लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो मैं कहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का या लार्जेस्ट ग्रंथि हमारी बॉडी की, वो क्या है, तो वो है आपका स्किन। वो क्या है आपका, ये है आपकी स्किन यानी कि त्वचा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है हमारी पूरी बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें क्या है, वो स्किन यानी कि त्वचा है। सबसे लंबी ग्रंथि की बात करें तो क्या है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड यानी कि अग्नाशयी ग्रंथि या फिर अग्नाशय है। और अगर बात करें हम लोग कि सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। व्यस्ततम अंग कौन सा है, तो लीवर है। कितने किलो का, 1.5 kg का, 1500 ग्राम का। तो ये तो थी आपकी 5 ग्रंथियाँ। होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और समझ में आ रही होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इन सारी चीज़ों को आप नोट करते चलिए। सबसे बड़ी चीज़ है हैंड रिटन नोट्स बनाना ना। तो जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उनके लिए तो काफ़ी रिवीजन की चीज़ें हैं, बट उनसे मैं कहूँगा कि काफ़ी चीज़ें आपको इसमें नई भी दिख रही होंगी ना, तो उन सारी चीज़ों को भी आप नोट करते रहिए, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारी चीज़ें। नोट करते रहेंगे तो आपको क्या होगा, सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। और जितनी नई चीज़ें बताई जा रही हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास में मैंने नहीं बताया, तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए, कुछ बच्चों का कहना था कि सर आप ऑनलाइन कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में कम पढ़ा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि थोड़ा शॉर्ट पीरियड में मिलती है ना टाइम में, कि सर आपको इतने दिन में सारी चीज़ें खत्म कर देंगी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइम मेरे अकॉर्डिंग और मैं टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ ना, तो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो ये अपने मन में से निकाल दीजिए कि ऑनलाइन अच्छा पढ़ा है, ऑफलाइन अच्छा पढ़ाना ना, पढ़ाने का तरीका सेम है। ठीक, तो ये तो था आपका 5 ग्लैंड्स के बारे में। अब हम एक एक करके जानते चलेंगे कि कहाँ किस ग्रंथि में किसका पाचन होता है। यानी कि मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया कि एक क्या होगा, ऑर्गन यानी कि अंग होगा, अंग में ग्रंथि होगी, ग्रंथि क्या स्रावित करेगी, रस स्रावित करेगी, उस रस में क्या होगा, एंजाइम होगा, और वो एंजाइम क्या करेगा, पाचन करेगा। ठीक, तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और हम एक एक ग्लैंड करके देखने चलते हैं कि किसका पाचन कब, कहाँ और कैसे हो। यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, ऐसे ध्यान से देखें। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ग्राफ है आपका, है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि इसे ही हम बोलते हैं आहार नाल। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 9 मीटर, या फिर इसको बोलते हैं 27 to 30 फीट। कितना होता है, 27 से 30 फीट इसकी क्या होती है, लंबाई होती है सर, किसकी, आहार नाल की।
ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे फेरिंग्स यानी ग्रसनी बोलते हैं। ये होता है आपका लंबा वाला पार्ट ईसोफेगस। क्या होता है ईसोफेगस? ईसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, कभी कभी पूछता है, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। तो ईसोफेगस की लंबाई कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। ये आपका स्टमक है, ये आपका पेनक्रियाज है, ये आपका क्या है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है, और ये क्या है लार्ज इंटेस्टाइन ये बड़ी आंत, और ये आपका क्या है एनस यानी कि गुदा। अब यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। इसका मतलब क्या है कि आहार नाल के भाग, आहार नाल के प्रकार या भाग। ठीक, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर पहली बात करें तो पहले क्या होता है, पहले होता है माउथ। पहला क्या होता है माउथ, यानी इसे बोलते हैं मुख। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका फेरिंग्स। इसके बाद क्या आता है, फेरिंग्स आता है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रसनी। तो ग्रसनी में पाचन होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद जो पार्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ईसोफेगस। इसे क्या बोलते हैं ईसोफेगस। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रासनली। इसका मतलब क्या होता है, ग्रासनली। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे होता है हमारा स्टमक यानी कि आमाशय। ठीक, और आमाशय के बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसके नीचे होता है पैनक्रियाज। इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे होता है पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। ठीक, और अगर हम बात करें इसके बाद तो इसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इसी को बोलते हैं छोटी आंत। यही क्या होता है, छोटी आंत। और अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितने टाइप का होता है, तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 प्रकार का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। और ये क्या होता है, ये होता है DJI। मैंने क्लास में पूछा कि अच्छा बताइए किसके किसका शादी में डीजे आएगा, तो एक लड़का बोला सर मेरी शादी में तो ऑर्केस्ट्रा आएगा, है ना। तो डी से क्या होता है, डी से होता है ड्यूडेनम। डी से होता है ड्यूडेनम, जिसे क्या कहते हैं, ग्रहड़ी कहते हैं। ठीक, जे से क्या होता है, जे से होता है जेजेनम। क्या होता है, जे से होता है जेजेनम। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इलियम। इससे क्या होता है, इलियम, है ना। तो छोटी आंत कितने प्रकार का होता है, छोटी आंत 3 प्रकार का होता है, DJI, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ग्रहड़ी, जेजेनम और इलियम। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ आता है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी ये क्या होता है, ये होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत। अब बात कर लेते हैं बड़ी आंत का। तो बड़ी आंत कितने प्रकार का होता है भैया, पहले देखिए क्या आया, पहले आया माउथ यानी कि मुख, फिर फेरिंग्स यानी ग्रसनी, इसोफेगस ग्रासनली, स्टमक यानी कि आमाशय, पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय, फिर क्या आता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। यहाँ पर देखें माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, फिर क्या स्मॉल इंटेस्टाइन। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। क्या क्या, DJI, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। फिर क्या आता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। और इसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, तो ये आपका होता है एनस, यानी इसे ही बोलते हैं गुदा। ठीक, तो ये वाला भाग क्या होता है, एनस, यानी इसी को क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 टाइप का होता है। और अगर हम बात कर लें सर लार्ज इंटेस्टाइन का, यहीं पर मैं कर देता हूँ, तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 प्रकार का होता है। लार्ज इंटेस्टाइन 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, CCR, ये होता है सीकम, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सीकम। और दूसरा होता है कोलॉन। क्या होता है, कोलॉन, इसे क्या बोलते हैं, कोलॉन बोलते हैं। और तीसरा होता है रेक्टम। रेक्टम यानी इसे क्या बोलते हैं, इसे मलाशय बोलते हैं। ठीक, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। और अगर हम बात करें इसके बाद क्या आता है, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आता है एनस यानी कि गुदा। और बड़ी आंत की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो क्या होता है, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। आ रही बात समझ में। तो ये तो था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, अभी हमने डाइजेशन देखा नहीं है। ठीक, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लंबा ना करना हो इसको, इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और इसका एक नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, है ना। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि मुख में पाचन, यानी कि मुख में किसका पाचन होता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है। फिर हम देखेंगे आमाशय, आमाशय में कितने एंजाइम्स होते हैं, फिर हम देखेंगे उसमें किसका पाचन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में किसका पाचन होता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है। फिर पैनक्रियाज में किसका पाचन होता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है। फिर लीवर यानी कि यकृत की बात करेंगे ना।
लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो क्लास है आपका, वो वाला क्लास भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट ये क्लास था उतना इंपॉर्टेंट वो क्लास भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको उसमें बताई जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने पहले किसको देखा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड किस में टूटता है, सिंपल फूड में टूटता है, यानी कि क्या होता है, जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में टूटना है डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। उसके बाद हमने क्या देखा इसमें, इसके बाद हमने देखा एंजाइम के बारे में। एंजाइम किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। फ्रक्टोज क्या होता है, जो फलों का मीठापन होता है। फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड में टूटता है। उसके बाद हमने क्या देखा, प्रोटीन किस में टूटता है, अमीनो अम्ल में टूटता है। फिर हमने क्या देखा था, उसके बाद फिर हमने देखा मुख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने कहा कि आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि पाई जाती है। फिर हमने देखा पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अग्नाशयी ग्रंथि पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लैंड यानी सबसे लंबी ग्रंथि होती है। उसके बाद हमने सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड की बात किया था। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, स्किन होता है, त्वचा होती है। लेकिन लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड कौन सा होता है, तो हमारा क्या होता है, लीवर होता है, यकृत होता है। लीवर कितने किलो का होता है, तो 1.5 kg या 1500 ग्राम का होता है। LBS या पाउंड की बात करें तो 3.5 होता है। उसके बाद हमने क्या देखा सर, उसके बाद हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा, आहार नाल के बारे में देखा। फिर आहार नाल के भाग देखा क्या क्या होता है, माउथ यानी कि मुख, फिर ग्रास नली, आमाशय, अग्न्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदा। उसको हमने क्या किया, यहाँ पर पूरा डिराइव कर दिया। एलिमेंट्री कैनाल कितना फीट लंबा होता है, 9 मीटर है, 27 से 30 फीट। ईसोफेगस यानी ग्रास नली कितना लंबा होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। फिर इसी तरीके से सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये तो था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1। अब इसका जो सेकंड पार्ट लाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन पैनक्रियाज, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन लीवर एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और उनको भी ये सारी चीज़ें आसानी समझाने में हेल्प हो। आपका आगामी जो भी परीक्षा, चाहे वो यूपी SSC लेखपाल का हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, या फिर 850 वैकेंसी जो UPSI के सारे वैकेंसीज निकल रहे हैं, SSC की जितनी भी वैकेंसी हैं, चाहे CGL हो, CHSL हो, जिसके भी एग्जाम होने वाले हैं, उसमें भी रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आएंगे ना। तो आप चाहे SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप UPSI की कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस या लेखपाल की कर रहे हो, सबके लिए ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस के जितने भी पोर्शन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक भी क्वेश्चन हम आपके लिए नहीं छोड़ेंगे ना। बस विश्वास आपका होना चाहिए हम पर। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।